हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। दोस्तों, फिर एक बार थोड़े लंबे समय बाद स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और थोड़ा बीच में व्यवधान रहा, लेकिन अब से रेगुलर फिर दोबारा से वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। और आज का जो वीडियो है वो आपका जो प्रस्तावित परीक्षा है यूके ट्रिपल एससी की वीडियो पटवारी की, उससे संबंधित आपका एक सैंपल पेपर दिया गया है। ये सैंपल पेपर करंट अफेयर का है और ये करंट अफेयर है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और किसी भी एग्जाम में ये वाली करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड और बहुत सारे जो है सम्मेलन लास्ट के 4-5 माह में होते हैं। पहले इसका कुछ हम वीडियो कर लेते हैं, इस वाली करंट अफेयर का, और बाद में फिर बाकी करंट अफेयर का भी वीडियो आते रहेंगे। तो फिर एक बार से जुड़िएगा हमारे यूट्यूब चैनल से व्यवधान के बाद, जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का जो विभाग है आर्थिक सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व शहरीकरण संभावना जो 2025 की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो एक सामान्य रहता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। इसके बाद जब उसकी रिप्लेसमेंट होती है तो वो क्वेश्चन बन सकता है, वो आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत समय से टोक्यो रहता था, इस बार टोक्यो का रिप्लेसमेंट हो गया है और जो आपका नया बना है विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला संभावना वाला शहर, शहरीकरण संभावना की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला शहर, वो बना है जकार्ता। और ध्यान रखेंगे इसकी आबादी कितनी है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, तो 42 जो इसकी मिलियन आबादी है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे ढाका है, ध्यान रखिए सेकंड नंबर पे ढाका है, और ढाका बांग्लादेश में। फिर आपका थर्ड नंबर पे जो आएगा वो टोक्यो आएगा, और फोर्थ नंबर पर दिल्ली आएगा। तो अगर हम देश की बारे में बात करेंगे तो दिल्ली हो ही गया, हालांकि देश का नहीं आएगा क्योंकि ये वैश्विक रिपोर्ट है और इसमें राजधानियों को फोकस किया गया है। तो इसलिए आपका जो है यहाँ पर दूसरा भी पूछ सकते हैं, दूसरा ना पूछें तो तीसरा पूछ सकते हैं ढाका, या क्रम में भी पूछ सकते हैं, पहला तो पूछ ही सकते हैं। तो पहला जो है वो जकार्ता है जो इंडोनेशिया में है, और दूसरा टोक्यो है जो जापान में, सेकंड नंबर पे आपका ढाका है जो बांग्लादेश में, टोक्यो थर्ड नंबर पे, और दिल्ली जो है भारत की राजधानी है ही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश एशियान का 11वां सदस्य देश बना है। तो हाल ही में एशियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना है, ये बना है आपका ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर पहले इंडोनेशिया का हिस्सा था और अब इसे जो बनाया गया है इसे एशियान। एशियान आप जानते ही हैं, एशियान दक्षिण एशिया, एशियान जो है वो आपका एक संगठन है जो जोड़ता है अपने बीच। एक तो अभी पहले ये याद कर लें कि एशियान का सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो हाल फिलहाल में 47 सम्मेलन हुआ था कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर जो है वो मलेशिया की राजधानी है, और इसमें एशियान के पहले सदस्य होते थे 10, अब टोटल सदस्य हो गए हैं 11। और ये जो 11वां सदस्य बना है ये आपका तिमोर लिस्ते, या जिसको हम कह सकते हैं ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर पहले में इंडोनेशिया का हिस्सा था, इंडोनेशिया से इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 2002 में। उसके बाद ये अब जो है एशियान का सदस्य देश बन गया। तो यहाँ आपका जो है ध्यान रखेंगे, ये एशियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। तो ये फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इससे मिलते जुलते प्रश्न भी। एशियान का 11वां सदस्य कौन बना है, एशियान का 11वां सदस्य बना है ईस्ट तिमोर। अब ईस्ट तिमोर के बारे में जान लीजिए, ये पहले इंडोनेशिया का हिस्सा था, इंडोनेशिया से स्वतंत्र हुआ, और अब आपका आके ये जो सम्मेलन हुआ 47 सम्मेलन कुआलालंपुर में, और ये कुआलालंपुर में जो सम्मेलन हुआ
ये एशियान का सम्मेलन हुआ 47। यहाँ पर ईस्ट तिमोर को भी अनुमति दी गई। पहले एशियान के सदस्य थे 10 और अब एशियान के सदस्य हो गए 11। एशियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन पर बन जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कफाला प्रणाली। कफाला प्रणाली को किस देश ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है? तो कफाला प्रणाली आपका समाप्त की है सऊदी अरेबिया ने। ये कफाला प्रणाली क्या थी? अगर किसी देश से कोई व्यक्ति मजदूरी करने या काम करने सऊदी अरब जाता था तो जो उसका एम्प्लॉयर होता था उसी के पास नौकरी देने का अधिकार होता था, उसी के पास वो काम कर सकता था, दूसरे के पास काम नहीं कर सकता था, उसी के पास उसका वीजा रहता था, उसी के वही नौकरी के लिए पैसे भी यानी वेजेस यानी तनख्वाह यानी वेतन डिसाइड करता था। तो ये एक तरह से आधुनिक दास्ता थी। अब आपका इसमें संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप हुआ है और ये अब जो है इसे सऊदी अरब ने इस प्रणाली को समाप्त कर दिया है और इसकी जगह पर जो प्रणाली लेके आए हैं वो लेके आए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। अगला प्रश्न है फिलीपींस ने हाल ही में कोरल लार्वा क्रायो बैंक लॉन्च किया है। तो पहले तो ये ध्यान कर लें, फिलीपींस ने कोरल लार्वा आप समझते ही होंगे। कोरल जो होते हैं वो एक एनिमल्स होते हैं और कोरल रीफ आपने सुना होगा और ऑस्ट्रेलिया में आपने सुना होगा कोरल रीफ के बारे में। तो ये आपका जो है कैल्शियम का डिपोजिशन कर देते हैं। तो इस तरह से इनके लार्वा का जो है उसे एक अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर रखा गया है। अब जब अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर हम रखते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रायो बैंक और ये अल्ट्रा लो टेम्परेचर होता है 196 माइनस में और -196 डिग्री सेल्सियस ये आपका लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पर इसे रखा गया। तो ये प्रश्न काफी अच्छा है, इसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। -196 डिग्री पर नाइट्रोजन जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और इस टेम्परेचर पर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, प्लांट हो या एनिमल हो, वो सीज हो जाती है यानी रुक जाती है। इसीलिए कई लोग अपनी डेड बॉडी को भी प्रिजर्व करा रहे हैं कि भविष्य में अगर जान डालने की कोई टेक्निक आ गई कि मुर्दे में भी जान डाल दी जा सके तो हमारा शरीर सुरक्षित रहेगा। तो कई लोग विदेशों में इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन होती है। क्रायो प्रिजर्वेशन में -196 डिग्री सेल्सियस पर ये आपका काम करती है, यानी किसी भी चीज को -196 डिग्री पर रखा जाएगा तो हम उसे कहेंगे कि इसे क्रायो प्रिजर्व कर दिया है। क्रायो में ना होता है अल्ट्रा लो टेम्परेचर और इसकी अगेंस्ट में एक रहता है पायरो। पायरो जहां भी लगा होगा उसका मतलब होता है हाई टेम्परेचर। अब आपका आगे लिखा है हाल ही में 20वां G20 शिखर सम्मेलन। तो 20वां G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो जोहानिसबर्ग में हुआ। एक तो आपका ये ध्यान रखेंगे कि जोहानिसबर्ग कहाँ पर है, तो दक्षिण अफ्रीका में। और G20 का 20 सम्मेलन हुआ। 20 सम्मेलन में आपका अगला भी प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, G20 कितने देशों का समूह है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है पहले। तो G20 में 19 कुल सदस्य देश 21 हैं, 19 तो कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन है। ये जो अफ्रीकन यूनियन है ये कब आपका G20 की सदस्य बनी, ये भी आपका प्रश्न आ जाता है। तो आपको मालूम होगा भारत में 2023 में सम्मेलन हुआ था G20 सम्मेलन। उसी दौरान जो भारतीय प्रधानमंत्री थे उनके आग्रह पर या उनके प्रस्ताव पर अफ्रीकन यूनियन को भी AU को भी G20 का सदस्य देश बनाया गया था। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है ये तीनों के तीनों, तो आप इनको कर सकते हैं। और G20 का एक चीज और भी है, G20 का कोई मुख्यालय नहीं होता परमानेंट और इसमें हर साल इसकी सदस्यता बदलती रहती है। अब एक जो कई बार जो बड़े एग्जाम होते हैं जैसे PCS, खासकर यूपी PCS और उत्तराखंड PCS में तो इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं क्योंकि यहाँ तो मौला राम और उससे ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो अब आपका देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं IAS वगैरह में कि 4 आपका स्टेटमेंट दिए होंगे
यूपीपीसीएस में भी आ सकते हैं। 4 स्टेटमेंट दिए होंगे और उन 4 स्टेटमेंट में से वो कहेगा इनमें से कौन सा कथन G20 के संदर्भ में सही नहीं है। तो पहला कथन तो वो जो हाल फिलहाल में G20 का सम्मेलन हुआ होगा, जैसे अभी G20 का सम्मेलन 2025 में 20वां सम्मेलन हुआ 2025 में जोहान्सबर्ग में। तो पहला स्टेटमेंट तो इस तरह से वो दे देंगे। फिर अगला स्टेटमेंट वो दे देंगे कि G20 में अफ्रीकन यूनियन भी है, यूरोपियन यूनियन भी है और 19 देश है। फिर आपका जो है तीसरा स्टेटमेंट देंगे कि इसका स्थायी मुख्यालय लंदन में है या दिल्ली में है, या आपका दिल्ली दे सकते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन एक और दे देंगे कि यूरोपियन यूनियन जो है हमारा जो G20 है, G20 में दुनिया की 85% जीडीपी और 75 के आसपास जो टोटल व्यापार होता है, वैश्विक व्यापार होता है, ग्लोबल ट्रेड होता है, वो आपका G20 के देश करते हैं। तो 4 स्टेटमेंट हो गए। वो कहेगा कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो G20 का स्थायी मुख्यालय कोई नहीं होता, ये इसका स्टेटमेंट गलत है। तो कई बार इस तरह के भी प्रश्न आ जाते हैं। उत्तराखंड में जरा कम आते हैं और यूपी या आईएएस वगैरह में इस तरह के प्रश्न ज्यादा आते हैं। कई बार वहां पर आते हैं, उसको एग्जैक्ट का एग्जैक्ट यहाँ निचले जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, मतलब स्टेट पीसीएस होते हैं, वो आपका कॉपी कर देते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शंघाई सहयोग संगठन, एफसीओ। एफसीओ आपका क्या हो गया? शंघाई सहयोग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका जो होता है, इसका 25वां सम्मेलन तियानजिन में हुआ। अब आपसे प्रश्न ये है कि एफसीओ की स्थापना कब हुई थी? तो कई बार अगर आप देखोगे ध्यान से, तो पहले तो इस सवाल का आंसर दे देते हैं। यह है 2001, 2001। अब आपने देखा होगा, इसका हमने कुछ आंसर आपको दे दिया। एक तो शंघाई का एफसीओ का फुल फॉर्म दे दी, शंघाई सहयोग संगठन। उसके बाद 25वां सम्मेलन ये दे दिया। कहाँ पे हुआ? चीन के तियानजिन में हो गया। तो हमारा प्रश्न ही काफी इंफॉर्मेटिव है, उसी में भी कई उत्तर छुपे हैं। और ये कब बना था? 2001 में। एससीओ के जो है संगठन है, उसके सदस्य देश है 10। तो अगर आप 2001 में एक मान लो इसे और इसका उल्टा कर दो तो 10 देश आ जाते। और इसका जो मुख्यालय है वो जरूर है, ये चाइना ने एक तरह से इनिशिएटिव है चाइना का, और चाइना के बीजिंग शहर में ये आपका है इसका मुख्यालय। तो या इसका हम कह सकते हैं सचिवालय, ये बीजिंग में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सबसे अधिक वोटों से आईएमओ मतलब भारतीय समुद्री संगठन का चुनाव जीता है। भारतीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी एक सम्मेलन हुआ था, वोटिंग हुई थी, और इसमें आपका भारत को सबसे ज्यादा 169 वोटों में से 154 वोट पड़े थे, और भारत इसका बी श्रेणी का सदस्य बना था। और इसमें आपका लंदन में भारत का इसका मुख्यालय है, और ये मुख्यालय जो है लंदन में है। ये आपका इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अब अगला प्रश्न है कि जो प्रधानमंत्री मोदी थे, वो आपका ग्रीस यात्रा पर गए थे, और ग्रीस की राजधानी कौन सी थी? और ग्रीस में इन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड भी मिला था। तो यहाँ पर आपका जो है प्रश्न बन सकता है कि ये अवार्ड किसने दिया, क्योंकि बहुत सारे देशों से अवार्ड मिल रहे हैं, तो ये वाला प्रश्न भी बन सकता है। तो ग्रीस की राजधानी है एथेंस। अगला प्रश्न है 11वां, बस ये लास्ट प्रश्न, इसके बाद बाकी के क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाए। वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान, ये थोड़ा सा गलती से 2023 में लिखा गया, टाइप में प्रॉब्लम हुई, तो 2023 नहीं है, ये 2025 है। तो इसे आप 2025 माने। तो जो हमारा सूचकांक है वो आपको याद करने पड़ते हैं। बहुत सारे सूचकांक आपका भारत के होते हैं, जिसमें भारत का स्थान किसी में कुछ रहता है। जैसे हमारा एक सूचकांक बड़ा फेमस रहता है, तो पहले तो ये ध्यान रखेंगे, इसका जवाब देते हैं वैश्विक ग्लोबल सूचकांक 2025 है, और 2025 में भारत का जो स्थान है वो 139 देशों में 38वां है, 38 है। अब टोटल देश कितने हैं? 139।
अब आप 1 को क्या करो, 39 में से माइनस कर दो तो भारत का सूचकांक आपका आ जाएगा 38। 139 है टोटल देश, और उनमें से भारत का स्थान है 38। पहले ये भारत 81वें वगैरह नंबर पे था। इसी तरह से मानवाधिकार सूचकांक है, सॉरी मानव विकास सूचकांक है, उसमें भारत का स्थान 130वां रहा था। और ये सब ये जैसे अगला प्रश्न इसी पर ही होगा, तो ये आपका बाद में करेंगे। फिलहाल आपका, क्योंकि छोटे वीडियो से जल्दी आप देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, तो यहाँ तक ही हमारा आज का वीडियो हुआ। जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। अब आपको वीडियो डेली बेसिस पे मिलेंगे, कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। आपके वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।